I am Suman Sharma, teacher of शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। बच्चों, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक निश्चित अर्थ स्पष्ट करते हैं तो वह शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल। कमल कई वर्णों से मिलकर बना है और एक निश्चित अर्थ स्पष्ट कर रहा है। कमल का अर्थ होता है फूल। विद्यालय। विद्यालय शब्द भी कई वर्णों से मिलकर बना है और एक निश्चित अर्थ दे रहा है। विद्यालय वह स्थान जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है। खरगोश। इसी तरीके से खरगोश भी कई वर्णों से मिलकर बना है और एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। नयन शब्द भी कई वर्णों से मिलकर बना है और एक अपना निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। तो दो या दो से अधिक वर्ण जब एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक अर्थ स्पष्ट करते हैं तो वह शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति यानी होता है जन्म। इन शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, ये शब्द कहाँ से आए, इस आधार पर 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 2 भेद हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम यानी अर्थ होता है संस्कृत से लिए गए शब्द। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान। जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे वह संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही उनको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, भ्राता, निद्रा, मुख, मयूर, पंच आदि। आपने देखा होगा इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में भी किया जाता है और हिंदी में भी किया जाता है। इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम में तो हमने उनका कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन तद्भव में हमने उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में लिया है, इसलिए वह तद्भव यानी हिंदी वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, संस्कृत में तत्सम में हम अग्नि कहेंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन करके हमने उसे हिंदी में अपनाया है, जैसे आग। तो अग्नि का आग। इसी तरीके से भ्राता का भाई, निद्रा का नींद, मुख का मुंह, मयूर का मोर, पंच का पाँच। इस तरीके से कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में अपनाया गया है, इसीलिए वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहा जाता है। तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं, उन्हें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तद्भव शब्द कुछ संस्कृत वाले शब्दों का हिंदी में परिवर्तन करके उन्हें अपनाया गया है, इसलिए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो देशी बोली या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में उत्पन्न ऐसे शब्द जो परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन करके अपनाए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पेट, लड़का, लोटा, खटिया, पपीता, पगड़ी, डिबिया, जूता, खिड़की, डिब्बा आदि। ये सारे ही शब्द सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं और इस तरीके से वह किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने के कारण वह देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द। विदेश यानी दूसरे देश से लिए गए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से लिए जाते हैं, फारसी भाषा से,
अरबी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से। अंग्रेजी भाषा वाले शब्द गैस, ड्राइवर, टाई, बेंच, फुटबॉल, मोटर आदि। फारसी भाषा वाले शब्द आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, अनार आदि। अरबी भाषा वाले शब्द आज़ाद, मुहावरा, शतरंज, किस्सा, जुर्माना, दफ्तर आदि। पुर्तगाली वाले शब्द तौलिया, नीलम, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन आदि। आपने देखा होगा इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। इन्हें विदेशज शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूसरे देश से लिए गए हैं, इसलिए विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से 4 भेद हमने पढ़े हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब आते हैं रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूल शब्द। ये मूल शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनके खंड करने पर ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर। घर शब्द का अगर हम खंड करेंगे घर, तो यह खंड करने पे हमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। सेना। सेना शब्द का भी अगर हम खंड करेंगे तो खंड करने पर ये कोई अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से फल, नल, नदी आदि के खंड करने पर हमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, वे खंड करने पर अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए वह रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी योग से बने हुए। 2 मूल शब्द जब एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द में दोनों शब्दों के अलग अलग करने पर दोनों ही शब्द अपने आप में एक अर्थ देते हैं, इसलिए वह यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे धर्मशाला। धर्मशाला के यहाँ पर हम अलग अलग करेंगे धर्म और शाला, तो धर्म का भी अर्थ होता है और शाला का भी अर्थ होता है, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से सेनापति। सेनापति को भी यहाँ हम अलग अलग करते हैं। सेना और पति दोनों शब्दों को अलग करने पर दोनों ही अपने अपने अर्थ देते हैं, इसीलिए ये यौगिक कहलाते हैं। इसी तरीके से दूध वाला, कमल नयन, इन्हें भी अलग अलग करने पर ये दोनों ही शब्द अपने आप में एक अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसीलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द 2 मूल शब्द से बनते हैं और अलग अलग करने पर ये दोनों ही अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द भी यौगिक की तरह 2 शब्दों से मिलके बनता है, लेकिन ये अपने अर्थ को छोड़कर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, इसीलिए ये योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन। 10 है आनंद, जिसका 10 अंग 10 सिर है, इस अर्थ को छोड़कर वो तीसरी ओर संकेत कर रहा है रावण। रावण को हम दशानन कहते हैं, तो इसलिए यह क्या कहलाता है? योगरूढ़, क्योंकि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर तीसरी ओर संकेत कर रहा है। इसी तरीके से लंबोदर। लंबोदर का अगर हम अर्थ लेंगे लंबा उदर यानी पेट, जिसका लंबा पेट है वह कहलाते हैं गणेश जी। तीसरी ओर संकेत हो रहा है, इसलिए ये होगा योगरूढ़। नीलकंठ। इसी तरीके से नील यानी नीला, कंठ यानी गला, जिसका नीला गला है, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर तीसरी ओर संकेत दे रहा है, वह होगा शिव जी, इसलिए ये भी होगा योगरूढ़। इसी तरीके से जलज। जल यानी पानी, ज यानी जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है वह कहलाता है कमल। तो यहाँ पर ये सारे ही उदाहरण अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर तीसरी ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये योगरूढ़ कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द।
फिर है प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके कितने भेद होते हैं और इन्हें किस तरीके से स्पष्ट किया जाता है।